हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं करने वाला हूं मिशन रेलवे 2025। जी हाँ, तो मिशन रेलवे 2025 में आज इस वीडियो में होने वाला है स्पीडी कार रेलवे सामान्य ज्ञान अध्ययन। ध्यान दिएगा, सामान्य अध्ययन में पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल और एवं वायुमंडल से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आगामी हर प्रकार के एग्जाम, जैसे बिहार एसएससी का हो गया और रेलवे का जितना भी एग्जाम है, जी हाँ, तो रेलवे का जितना भी एग्जाम है इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, समय को न गवाते हुए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोग को मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, जी हाँ, तो हमारा टॉपिक जो है पृथ्वी, स्थल मंडल, जल मंडल एवं वायुमंडल, ये जो है हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। क्या होने वाला है आज का ये टॉपिक होने वाला है। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एकमात्र ग्रह, ध्यान देगा, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है। तो यहाँ दोस्तों पृथ्वी पर केवल और केवल जीवन के साक्ष्य प्राप्त हैं, यानी कि पृथ्वी पर ही जीवन है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर हो जाता है। जी हाँ, तो 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास हो जाता है। उसके बाद पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा? तो ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो जाता है। अगर बात किया जाए ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर कितने का है, तो 42 किलोमीटर का अंतर हो जाता है। कितने किलोमीटर का? 42 किलोमीटर का अंतर जो है पृथ्वी का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में अंतर हो जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो ये जो है 23.5 डिग्री। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने क्या है, अक्ष पर झुकी हुई है, धुरी पर झुकी हुई है। उसके बाद है पृथ्वी, ध्यान देगा, पृथ्वी गति करती है। तो पृथ्वी किस तरफ से गति करती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किसकी ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी क्या करती है? गति करती है। अगला है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन कहलाता है। और अपने, ध्यान दीजिएगा, और अपने कक्ष में घूमना जो है वो क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। अगर बात किया जाए दिन रात होता है तो किस घटना के कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो क्या होता है? आपका दिन रात होता है। अगर बात किया जाए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? तो ये परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? तो परिक्रमण के कारण जो है ऋतु परिवर्तन होता है। अगला है पृथ्वी का, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय, तो एक परिक्रमा करने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। अगला है पृथ्वी से, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी दिखती है। तो पृथ्वी कैसी दिखती है? तो नीले कलर की दिखती है। किसके कारण? तो पानी की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? पानी की उपस्थिति के कारण जो है पृथ्वी आसमान से देखने पर कैसे दिखाई देती है? तो नीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो एक चक्कर पूरा करने में जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड जो है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में लगता है। उसके बाद जो है पृथ्वी को, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगते हैं। कितने? 365 दिन और 6 घंटे लगभग लगते हैं। उसके बाद जो है कहा जा रहा है सर्वप्रथम, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? तो पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम जो है इराटोस्थनीज ने, किसने? इराटोस्थनीज ने जो है पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। उसके बाद जो है कहा जा रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का जो है 59%, यानी कि 59% जो है भाग दिखाई देता है। उसके बाद कहा जा रहा है पृथ्वी गोल है, किसने कहा था? तो इसको जो है पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस ने कहा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है? गोल है। आगे बढ़ते हैं, अगला कहा जा रहा है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी है। तो पृथ्वी
पृथ्वी के समय पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होता है तथा न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को होता है। अधिकतम दूरी को उप अपसौर कहते हैं और न्यूनतम दूरी को जो है उपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे जो है एप्साइड रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की, ध्यान देगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 है। कितना है? 1/81 हो जाता है। अगला है, पृथ्वी पर, ध्यान देगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, ध्यान देगा, सबसे बड़ा हिमखंड अंटार्कटिका, ध्यान देगा, अंटार्कटिका जो है हो जाता है। क्या है? अंटार्कटिका हो जाता है। पृथ्वी का, ध्यान देगा, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व है। तो पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है वो ज्वालामुखी हो जाता है। क्या होता है? ज्वालामुखी हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहा जा रहा है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, ध्यान देगा, सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करेगा सबसे लंबा दिन तो 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में, ध्यान देगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो है वो 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को हो जाता है। क्या कब हो जाता है? 22 दिसंबर को हो जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 जून को हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का कहा जा रहा है, दिन रात की अवधि समान, ध्यान देगा, समान कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि समान होती है। अगर बात किया जाए पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होता है? तो पृथ्वी पर दिन रात कब बराबर होता है? तो 23 सितंबर को, ध्यान दीजिएगा, 23 सितंबर को, जो कि बसंत विषुव कहलाता है, और 21 मार्च को जो कि शरद विषुव कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। कितने परतों में विभाजित है? 3 परतों में विभाजित है, जो कि कौन कौन सा है? सियाल, सीमा और निफे। जिसे और क्या क्या कहा जाता है? तो भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल, सीमा, निफे या फिर भूपर्पट्टी, मेंटल और क्रोड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है भूपर्पट्टी या फिर क्रस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? भूपर्पट्टी या फिर क्रस्ट कहलाता है, जिसे सियाल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है वो क्या है? आपका भरपूर मात्रा में उपलब्ध तत्व हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन जो है 46.6% है और सिलिकॉन जो है आपको कितना हो जाएगा? 27.72% हो जाता है। अगला प्रश्न है, सियाल के घटक हैं, तो सिलिका और एल्यूमिनियम, ध्यान देगा, सियाल के घटक कौन कौन से हैं? तो सिलिका और एल्यूमिनियम जो है इसका घटक हो जाता है। सीमा के घटक कौन कौन से हैं? तो सिलिका और मैग्नीशियम। क्या है? सीमा के घटक जो हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम, यानी कि इनसे मिलकर बना है। निफे का घटक कौन सा हो जाता है? तो निकेल और आयरन, ध्यान देगा, निकेल और आयरन, जिसे आयरन को फेरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल जो है वो मैग्मा कहलाता है। और यही जब किसके द्वारा? ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा बाहर निकलता है तो इसे लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व, ध्यान दीजिएगा, औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान दीजिएगा, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है पृथ्वी का औसत घनत्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है। तो पृथ्वी की आयु जो है वो किससे? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है। अगर बात किया जाए जीवाश्मों का, किसका? जीवाश्मों का आयु किससे ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग, यानी कि C14 पद्धति, यानी कि कार्बन डेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीव मंडल पर, ध्यान देगा, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत जो है वो क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य हो जाता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस हो जाता है? तो CO2 और जल वाष्प, ध्यान दीजिएगा, CO2 और जल वाष्प जो है पृथ्वी पर ताप बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हो जाता है, यानी कि उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण बाह्य परत जो है बनी है। तो संपूर्ण बाह्य परत को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर जो है वो कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है अगले प्रश्न में? तो हमारे अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है, बाह्य परत की, ध्यान दीजिएगा, बाह्य परत की उप
रिभाग, ध्यान दिए, ऊपरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है स्टेनोस्फेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य परत का ऊपरी भाग जो है वो स्टेनोस्फेयर कहलाता है। उसके बाद है पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत? जल का भाग जो है वो 71% है और स्थल का भाग जो है लगभग 29% हो जाता है। उसके बाद जो है जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना है? तो जल राशि का स्वच्छ जल जो है मात्र 2.5% है। कितना है? 2.5% हो जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतम ऊंचाई जो है वो माउंट एवरेस्ट की हो जाती है। किसकी हो जाती है? माउंट एवरेस्ट की हो जाती है, जो कि 8850 मीटर है। कितना है? 8850 मीटर है। अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी पर अधिकतम गहराई है तो पृथ्वी पर अधिकतम गहराई जो है मैरियाना गर्त की है, यानी कि मारियाना ट्रेंच की, जिसकी गहराई जो है 11033, ध्यान दीजिएगा, 11033 मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है महासागरों की औसत गहराई कितनी है? तो महासागरों की औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है। कितना है? 4000 मीटर हो जाता है। अगला प्रश्न है सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है, सौर विकिरण जो है उसका कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी पर पहुंचता है? तो मात्र और मात्र 51% जो है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। उसके बाद जो है लवणता, ध्यान दिया, लवणता व्यक्त किया जाता है तो कैसे व्यक्त किया जाता है? तो प्रति हजार में, ध्यान दिएगा, लवणता जो है प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है समुद्री, ध्यान दिएगा, समुद्री जल की औसत लवणता, ध्यान दिएगा, समुद्री जल की औसत लवणता कितना है? तो 35,000, ध्यान दिएगा, 35 प्रति हजार, ध्यान दिएगा, 35% प्रति हजार जो है समुद्र की लवणता हो जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र जल में पाया जाता है तो समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl पाया जाता है, जिसे नमक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लवणता कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक लवणता जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वान झील, जो कि तुर्की में, जिसकी लवणता जो है 330% है। कितना है? 330% सर्वाधिक लवणता वान झील में पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? समान, ध्यान देगा, समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो आइसोहेलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? आइसोहेलाइन जो है वो कहलाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दो भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो उसे जो है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, और इक्वेटर भी इसे ही कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप कब मिलता है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्यताप जो है विषुवत रेखा पर मिलता है। कब, कहाँ मिलता है? विषुवत रेखा पर मिलता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये जो है अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। ध्यान दिया, भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखा खींचा जाएगा उसे अक्षांश कहा जाएगा। और पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है वो देशांतर रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? देशांतर रेखा जो है वो कहलाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न कहा जा रहा है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या जो है 180 है। कितना है? 180 हो जाता है। अगर बात किया जाए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है वो कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360 हो जाता है। अगर बात किया जाए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है वो मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। उसके बाद जो है कहा जा रहा है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। उसके बाद जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अक्षांश को जो है अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है तो 1 घंटे में कितने देशांतर घूमेगी? तो 1 घंटे में जो है 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। अगर बात किया जाए एक देशांतर किसके बराबर होता है, कितने समय के बराबर होता है? तो 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। उसके बाद कहा जा रहा है अश्व अक्षांश कहलाता है तो अश्व अक्षांश कौन कहलाता है? तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश का मध्य स्थित जो है पेटियां, उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। अगला प्रश्न है
जीरो डिग्री देशांतर रेखा, ध्यान देगा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन से ग्रीनविच स्थान से गुजरती है वह क्या कहलाती है? तो उसे जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो कि कहां से गुजरता है? लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसका निर्धारण जो है 1884 में वाशिंगटन ने किया था। किसने? वाशिंगटन में किया गया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है तो प्रशांत महासागर से होकर, किसके होकर के? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहलाती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है? तो भारतीय मानक समय। क्या कहलाती है? भारतीय मानक समय रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी है? तो दो अक्षांशों के मध्य दूरी जो है वो 111 किलोमीटर। कितना है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। अगर बात किया जाए दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी है? तो दो देशांतर के बीच की दूरी जो है वो कितनी है? आपको 111.32 किलोमीटर। कितना है? 111.32 किलोमीटर हो जाता है। अगर बात किया जाए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतरों के बीच की दूरी को जो है गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। अगर बात किया जाए 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है तो कहाँ है? तो अंटार्कटिक, ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक महासागर में, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। अगर बात किया जाए पृथ्वी पर, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव क्या कहलाता है? तो ये जो है वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव जो है वो वायुमंडल कहलाता है। अगर बात किया जाए वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी है? तो 1 से 4%। ध्यान दीजिएगा, 1 से 4% जो तक जो है वो जल वाष्प की मात्रा मिलती है। अगर बात किया जाए वायु दाब क्या है? ध्यान दीजिएगा, वायु दाब क्या है? तो सामान्य दशाओं में, ध्यान दीजिएगा, सामान्य दशाओं में समुद्र तल पर परे से, ध्यान दीजिएगा, पारे से 76 सेंटीमीटर या 760 मिलीमीटर ऊंचे स्तंभ द्वारा पड़ने वाले दाब को जो है वायु दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। उसके बाद जो है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो किसमें मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर में, किसमें? बैरोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है वायुमंडलीय दाब की इकाई होती है। तो वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? तो वायुमंडलीय दाब की इकाई जो है वो क्या है? आपका बार हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? एक बार किसके बराबर होता है? तो एक बार जो है 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? एक बार बराबर जो है वो 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। उसके बाद कहा जा रहा है बैरोमीटर पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, एकाएक जब नीचे डाउन होता है तो किसकी संभावना होती है? तो आंधी तूफान की संभावना होती है। अगर बात किया जाए बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। क्या होती है? दिन साफ रहने की संभावना होती है। अगर बात किया जाए कि बैरोमीटर पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो संभावना किसकी होती है? तो वर्षा होने की। अगर एकाएक गिर जाएगा तो आंधी तूफान आएगा, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। अगर बात किया जाए वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो वायु में जल की उपस्थिति जो है वो आर्द्रता कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। अगर बात किया जाए वायुमंडल, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगर बात की जाए वायु क्या है? तो वायु जो है गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का मिश्रण, जिसमें नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% है, अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% है, तथा कार्बन जो है लगभग 0.03% हो जाता है। अगर बात किया जाए वायुमंडल में, ध्यान देगा, वायुमंडल में विद्वान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में विद्वान अक्रिय गैस जो है वो आर्गन है। क्या है? आर्गन हो जाता है। अगर बात किया जाए वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? तो वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। अगर बात किया जाए वायुमंडल को बांटा गया है तो कितने परतों में बांटा गया है? तो 5 परतों में बांटा गया है। कितने परतों में बांटा गया है? 5 परतों में
बांटा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो सबसे निचली परत जो है वो क्षोभ मंडल है। क्या है? क्षोभ मंडल है, जिसमें सारी मौसमी घटनाएं घटती है। ध्यान देगा, सभी मौसमी घटनाएं किसमें घटती है? तो ये भी जो है क्षोभ मंडल में घटती है। अगर बात किया जाए वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, ध्यान देगा वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला परत कौन सा है? तो क्षोभ मंडल ही है। क्या है? क्षोभ मंडल ही हो जाता है। अगर बात किया क्षोभ मंडल के प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई जाने पर कितना तापक्रम बढ़ता है? तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीमीटर ताप क्या हो जाता है? आपको घट जाता है। और साथ ही साथ 1 किलोमीटर जाने पर 6.4 सेल्सियस जो है वो तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? पृथ्वी के, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 32 मीटर अगर अंदर जाएंगे पृथ्वी के अंदर तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्षोभ मंडल की मोटाई, ध्यान देगा कि किस मौसम में बढ़ जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्या होती है? क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है वायुयान उड़ता है। तो वायुयान जो है आपको समताप मंडल में उड़ता है। किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। उसके बाद कहा जा रहा है ओजोन परत, ध्यान देगा ओजोन परत जो कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, पाई जाती है। तो किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। अगर ओजोन की बात किया जाए तो ओजोन का फॉर्मूला जो है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न है सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तो कौन करता है? ओजोन परत, यानी कि ओजोन गैस जो है वो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डावसन इकाई का, किसका? डावसन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? तो ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस जो है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है उल्का से संबंधित घटनाएं घटती हैं। तो उल्का से संबंधित घटनाएं जो है वो मध्य मंडल में घटती है। कहाँ घटती है? मध्य मंडल में घटती है। अगर बात की जाए रेडियो और संचार संबंधी कौन सा मंडल है? तो आयन मंडल। ध्यान दें, रेडियो और संचार से संबंधित मंडल जो है वो कौन हो जाएगा? आयन मंडल हो जाएगा। अगर बात किया जाए वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत कौन सा है? तो बहिर्मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे ऊपरी परत जो है वो बहिर्मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस गैस, ध्यान देगा ग्रीन हाउस गैस जो है कौन कौन है? तो CO2, CFC, CH4 और N2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या है? आपको ग्रीन हाउस गैस हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? भारत की जलवायु है। तो भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है भारत की जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला प्रश्न है मानसून, ध्यान दिएगा मानसून सबसे पहले आता है। तो मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में। ध्यान दीजिए केरल में जून के प्रथम सप्ताह में जो है मानसून सबसे पहले आता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो भारत में अधिकांश वर्षा जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के तट पर, ध्यान दिएगा तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। तो किस मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटी मानसून के कारण जो है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। कब होती है? जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है, जो कि तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर होती है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? तो औसत राष्ट्रीय वर्षा जो है लगभग 110 सेंटीमीटर। कितना है? 110 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है पछुआ हवाओं से होती है। तो पछुआ हवाओं से क्या होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। अगला प्रश्न है पछुआ हवा कहलाती है। तो पछुआ हवा क्या क्या कहलाती है? तो गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा, इन नामों से जो है पछुआ पवन को जाना जाता है। अगला प्रश्न है फेरल, ध्यान दीजिएगा फेरल का नियम संबंधित है। तो फेरल का नियम जो है पवनों की दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पवनों की दिशा से संबंधित हो जाएगा। और आज का सबसे लास्ट प्रश्न कहा जा रहा है विषुवत रेखा, ध्यान दीजिएगा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटियां कहलाती है। तो विषुवत रेखा की निम्न वायुदाब की पेटियां जो है शांत कटिबंध या डोल ड्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? डोल ड्रम कहलाती है।
कहलाती है। तो आज का ये था हमारा इस वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिए। और जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए। ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सूचना सुझाव या जानकारी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें ताकि हमारे वीडियो का फीडबैक हमें पता चल सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।